अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम एडवोकेट इरम फातिमा एंड यू आर वाचिंग मीडिया फोकस। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का टॉपिक हमारा है कस्टडी ऑफ अ माइनर। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर एल्डर्स एंड स्पेशली फॉर द पेरेंट्स। जब भी किसी भी कपल में कोई भी नाचाकी होती है, उनके बीच में कुछ भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, दे पार्ट देयर वेज, वो लोग अपने रास्ते अलग कर लेते हैं एंड आफ्टर अ टाइम वो हील भी कर जाते हैं, उनकी लाइफ दोबारा से जो है स्टार्ट भी हो जाती है। बट इस सिनेरियो की एक और पिक्चर है, वो है बच्चे। वो बच्चे पीछे छूट जाते हैं। उन बच्चों का क्या जिनके पेरेंट्स अलग हो गए। अब उन बच्चों की जो लाइफ है वो एक रोलर कोस्टर लाइफ बन जाती है, कभी फादर कभी मदर। आज इसी सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को उठाने के लिए, आप लोगों के दरमियान अवेयरनेस पैदा करने के लिए हमने दो बहुत ही काबिल वकला को बुलाया है, जिनमें से जो मेरी पहली मेहमान है वो है एडवोकेट सादिया मुमताज़, जो मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस भी है, एडवोकेट हाई कोर्ट भी है और इनका ऑलमोस्ट 16 ईयर्स एक्सपीरियंस रह चुका है एंड शी इज़ ऑल्सो एक्सपर्ट इन सिविल, फैमिली एंड क्रिमिनल लॉ। अस्सलाम वालेकुम सादिया, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए रम कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। और हमेशा की तरह आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया थैंक है। यू सो मच फॉर कमिंग सादिया। एंड हमारी जो दूसरी मेहमान है वो है एडवोकेट अस्मा बुखारी साहिबा, जिनका एक्सपीरियंस जो है वो 13 इयर्स का है एंड शी इज़ ऑल्सो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और इनका एक्सपीरियंस भी सिविल एंड फैमिली लॉज में है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, हाउ अस्सलाम आर यू? वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेल, बैक टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट सबसे पहले मैं सादिया आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स, मतलब वो कोर्ट के पास कौन से डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं कि आफ्टर सेपरेशन ऑफ अ कपल वो बच्चे की कस्टडी इधर फादर को दे या फिर मदर को दे, वो किस तरह से कोर्ट डिसाइड करती है? देखिए, कस्टडी ऑफ माइनर जो है वो डिसाइड होता है सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर ऑफ माइनर पे ओके, कि वेलफेयर बेहतर कौन कर सकता है, बच्चे की फलाह किसके साथ बेहतर हो सकती है, इधर वो माँ है या वो बाप है। जैसे एक परसेप्शन है कि जी बच्चा 7 साल का होगा तो बाप को दे दिया जी जाएगा, जी ऐसा नहीं है। कोर्ट ये देखती है कि वेलफेयर बेहतर कौन कर कर सकता है। सकता है। तो इस ही फैक्टर पे मेन जो है कि वेलफेयर ऑफ माइनर इज़ अ पैरामाउंट कंसिडरेशन, जी बिल्कुल इसके ऊपर ही जो है बच्चे की कस्टडी जो होती है डिसाइड। जी सर। अच्छा, वो जो हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है कि 7 साल का होगा तो बाप ले नो जाएगा नो नो नो, और उससे अगर बच्ची जब तक एडल्ट नहीं हो जाती, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है उस चीज़ में। बिल्कुल कि जैसे मुझसे भी अपने जो मेरे क्लाइंट होते हैं वो ये जी कहते जी, हैं कि ठीक है जी 7 साल तक तो माँ रखेगी, उसके बाद तो बच्चा बाप का हो बाप का जाएगा। तो एग्जैक्टली। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेलफेयर देखती है कोर्ट, बिल्कुल इसी को, यही मेन जो है जी जी, पैरामाउंट, यही एक जो है लेवल है जिसके ऊपर कोर्ट डिसाइड करती है। एज से कोई कोई एज इज बिल्कुल नॉट। बिल्कुल। अच्छा असमा, आप मुझे बताइएगा कि मोस्टली हम यही देखते हैं कि बच्चों की कस्टडी जो है वो मदर्स के पास होती है। ग्राउंड्स जो भी हों, स्पेशल जो ग्राउंड आता है वो हमारे पास माइनर की एज आती है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे बाप बच्चे से माँ से जो है बच्चे की कस्टडी ले सकता है? बेसिक लॉ जो हमारा सेटअप हुआ हुआ है कि जो हनफी लॉ है जी जी, उसके अंदर जो बच्ची है वो जब तक एज ऑफ प्यूबर्टी बलूगत इख्तियार नहीं कर जाती वो माँ के पास रह सकती है, और जो बेटा है वो 7 साल तक माँ के पास रह सकता है। ये एज़ पर लॉ है जी बेसिक। जी जी, और जो शिया लॉ है उसमें 2 साल बेटे की कस्टडी जो है 2 साल तक वो बाप मांग सकता है, और जो 7 साल हैं उसके बाद बाप जो है वो कस्टडी क्लेम कर सकता है। ये एक बेसिक है, लेकिन कोर्ट जो है सिर्फ लॉ को फॉलो नहीं करती है। यहाँ पे जब बच्चों का मामला आ जाता है तो फिर लॉ और कोर्ट जो है वो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को ज़्यादा तरजीह देता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर फिर ऐसा होता है कि जो ग्राउंड्स होते हैं कि माँ मेंटली स्टेबल है कि नहीं है, सही, बाकी मेंटेनेंस के लिए उसको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस जो है वो बाप के ज़िम्मे है। सही, ये एक लॉ भी है, एक जजमेंट भी पास की गई है कि अगर बाप को बैतुल माल से भी पैसे लाकर देने पड़े बच्चे के खर्चे के लिए तो वो ला कर दे, वो बाप की जिम्मेदारी है। तो सही, खर्चे को कंसिडर करते हुए माँ को परेशान नहीं होना है। सिर्फ माँ से किन ग्राउंड्स के ऊपर लिया जा सकता है वो ये है कि आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है, बिल्कुल। आपका कंडक्ट कैसा है, आपके क्या तर्ज ज़िंदगी कैसा है। अगर उसमें कोई ऐसी बात है जो हमारे माशरे या मज़हब में मायूब समझी जाती है तो फिर बाप जो है वो कस्टडी क्लेम कर सकता बिल्कुल, है। क्योंकि हमारे बड़ा मुश्किल होता है माँ से कस्टडी वापस लेना। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा, ये एक अच्छा वो आपने बता दिया। अच्छा जी, आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि बच्चे की कस्टडी माँ के पास है,
एंड नाउ शी इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग अप, सारे मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। माँ जो है वो किस क्राइटेरिया पे आके जो है डिसाइड होता है कि इतना जो है मेंटेनेंस अलाउ करती है कोर्ट बच्चे की माँ को? क्योंकि आजकल के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग जैसे अभी केसेस करते हैं बहुत कम कोर्ट अलाउ कर जी, रही जी, है, हालांकि आजकल एक्सपेंसेस खर्चे बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ मेंटेनेंस? देखिए, मेंटेनेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम देखें तो कोई स्केल नहीं है कि जी अच्छा। इतना कोर्ट तय करेगी कि फॉर एग्जांपल देखिए कोई 5 लाख कमा रहा है जी। तो कोई 50,000 रुपए कमा रहा बिल्कुल है ऐसे। और कोई आगे कहता है कि जी मैं 25,000 रुपए कमाता हूँ। ऐसे। ठीक है, तो अब उसका क्राइटेरिया कोर्ट ने ये सेटल नहीं किया है, किसी भी जजमेंट में ऐसा नहीं है कि जी इतना कमा रहा होगा तो इतना देगा, देगा। इतना कमा रहा है तो इतना देगा। इसमें होता यह है कि फॉर एग्जांपल अब मैं कहती हूँ कि जी मेरी 50,000 सैलरी है, यानी फादर की सही। 50,000 सैलरी है, तो इसमें क्या होगा कि कोर्ट देखेगी क्या वो जॉइंट फैमिली में रहता है, सही है, क्या वो अकेले रहता है या उसने सेकंड मैरिज अटेम्प्ट कर ली है, जी। उनके बच्चे हैं या नहीं है। फिर देखते हैं कि तमाम डिस्पोजल ऑफ सैलरी उसका होगा कि फैमिली पे उसने खर्च कर दिया, बच्चों पे खर्च कर जी। दिया, अपनी सेकंड वाइफ पे खर्च कर दिया। उसके बाद जो पैसे बचते हैं उन पैसों के को देखते हुए कि फॉर एग्जांपल वो 20,000 है उसके हाँ। पास बच रहा है, 30,000 बच रहा है, उसको देखते हुए फिर मेंटेनेंस को तय किया जाता है। यानी कोई स्केल नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। तो यानी वो आके जब कोर्ट को अपनी सारी चीज़ें बताएगा कि मेरा डिस्पोजल ऑफ सैलरी ये है कि मेरे ये तमाम अखराजात ऐसे हैं, उसके बाद जो उसकी सैलरी बचती है उसमें से कोर्ट डिसाइड करेगी जी इतनी अमाउंट अब आपको बच्चे को देनी बच्चों है। को देने से। इसी के साथ अभी आपने निकाल दिया तो मैं वही पूछ लेती हूँ कि क्या ये बात सही है कि अगर माँ जो है वो दूसरी शादी कर ले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों में एक हाइपर चीज़, और लड़कियाँ जो है इस डर से कि बच्चे की कस्टडी हमसे ले लेगी दूसरी शादी नहीं करती। तो क्या ये सही है कि अगर माँ शादी कर ले, लड़की शादी कर ले, तो उससे बच्चे की कस्टडी बाप को दे दी जाती है? देखिए लेकिन एज पर लॉ ऐसा ही है कि अगर मदर सेकंड मैरिज अटेम्प्ट कर लेती है जी। तो फिर बच्चे की कस्टडी फादर को दे दी जाती है, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा सा जो क्रिटिकल वो ये है कि अगर मदर सेकंड मैरिज करती है तो वो अगर अपनी फैमिली में यानी जो हस्बैंड की फैमिली में ही जी, करती है तो फिर क्या होगा कि वो जो स्ट्रेंजर नहीं है, जो फादर है बच्चियों का, क्योंकि बच्ची Direct। यहाँ हमारे लॉ में महरम और नामहरम का इशू आता है, Sure। तो अगर वो स्ट्रेंजर है तो वो महरम है उन बच्चियों के लिए, सही। ठीक है ना, जो सेकंड फादर जी है। जी। तो इस सूरत में कोर्ट ये कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि बच्चे जो है नामहरम है तो उनके साथ में, तो ऐसी सिचुएशन में तो कस्टडी मदर से लेके फादर को दे दी जाती है। लेकिन अगर वो स्ट्रेंजर नहीं है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड की डेथ हो जाती है, चचा शादी कर लेता है, देवर शादी कर लेगा या इस तरीके से, तो फिर वो स्ट्रेंजर नहीं है और महरम का भी इशू नहीं है, तो इस कंडीशन में बच्चे माँ के साथ भी रह सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं कि जिसमें फादर जो है मदर ने शादी कर ली और वो नामहरम भी है, लेकिन फिर भी बच्चे जो है उस माँ को दिए गए। क्यों दिए गए हैं कि वो देखते हैं कि फादर किस जगह खड़ा है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो एडिक्ट है, शराबी है, मेंटेन नहीं कर सकता है या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो ऐसी सूरत में फिर बच्चे, जाहिर है कोर्ट का मैंने आपको बताया कि वेलफेयर देखता है, तो फिर वो मदर को ही देंगे, फिर उस फादर को नहीं देगा जिसका रिकॉर्ड खराब। अस्मा, क्या इज़ इट पॉसिबल कि पेरेंट्स के अलावा किसी और के पास कस्टडी बच्चों की चले, यानी माँ को भी नहीं जाए, बाप को भी नहीं जाए, अदर किसी को चली जाए? जी, ऐसा अक्सर केसेस में होता है। मेजॉरिटी तो वालदैन ही को दी जाती है कस्टडी, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि पैरामाउंट कंसिडरेशन वेलफेयर ऑफ चाइल्ड होता है, तो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड देखते वक्त कई बार कुछ ऐसी जजमेंट्स हैं जिनमें वालदा का इंतकाल हो चुका है और वालिद को कस्टडी नहीं दी गई। जैसे कि एक है 2022 PLD 32 सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर मदर की अननेचुरल डेथ हो चुकी थी और जो दादी दादा थे उनके ऊपर ये एक्विजिशन था कि उन्होंने उनकी वालदा को मारा है जलाकर। तो इस कंडीशन में जब बच्चों को बुलाया गया कोर्ट में, तो बच्चे भी बहुत हद तक इस बात से वाकिफ थे और उनके अंदर एक हेट्रेड था अपने वालिद को लेकर और ददयाल को लेकर। तो उस बच्चे की वेलफेयर देखते हुए कोर्ट ने नाना नानी को कस्टडी दे दी वालिद के बजाय, जबकि वालिद तो हकीकी वारिस हैं उनके। तो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर बच्चे की कस्टडी बेस करती है और कोर्ट यही देखता है कि बच्चा किसके साथ ज़्यादा खुश रह सकता है और उसकी अच्छी तरबियत हो सकती है, क्योंकि नाना नानी माशाल्लाह फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट थे, 21 एकड़ उनकी ज़मीन थी, तो उन्हें एज सच बाप से मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए थी, जबकि कोर्ट ने मेंटेनेंस दी
बाप को, क्योंकि अच्छा। वो उसका फर्ज है। फर्ज, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और यानी अगर कस्टडी हो, आप मीटिंग बच्चे करना चाहेंगे का, लेकिन फादर की जिम्मेदारी को देखिए जी, मेंटेनेंस है। कस्टडी एक और चीज़ है और विजिटेशन राइट्स एक और जी। चीज़ है। चाहे आपकी तलाक हुई है या जुडिशियल सेपरेशन है, हम्म। विजिटेशन राइट जो होते हैं वो दोनों पेरेंट्स के पास मौजूद होते हैं, ओके। आइदर बच्चा बाप के पास हो या माँ के पास हो। जी जी। तो ये कोर्ट्स आपस में भी डिसाइड कर सकते हैं म्यूचुअली, लेकिन ये बहुत कम होता है, क्योंकि जब सेपरेशन होती है, नाचाकी पर होती है, बिल्कुल तो वो ऐसे है। इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो कोर्ट से भी रिजू किया जा सकता है। तो विजिटेशन राइट कभी भी किसी से नहीं लिए जा नहीं, सकते हैं, चाहे आपके पास टेम्पररी कस्टडी है या परमानेंट कस्टडी है। सही। वालदैन के पास विजिटेशन राइट हमेशा रहते हैं, और कोर्ट जो है एक स्पेसिफिक टाइम मुकर्रर कर देता है जिसमें वो पेरेंट्स, वालिद या वालदा आकर मिलते हैं। और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें कोर्ट की जजमेंट्स ऐसी हैं जिसके अंदर बाकायदा वालिद जो हैं ईद के ऊपर, ख़ानदान की सालगिरह, शादी या छुट्टियों के ऊपर भी बच्चों को लेके जाते हैं एक डेजिग्नेटेड टाइम के दरमियान, बिल्कुल। और फिर उन्हें कोर्ट को हैंड ओवर किया जाता किया है। जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये शक होता है कि जी ले गया तो फिर वापस नहीं लाएगा, हमारे हाथ से बच्चा चला बिल्कुल। जाएगा, तो उनको ये तसल्ली रखनी चाहिए कि ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप कोर्ट को आकर बताएंगे कि इतना वक्त हो चुका है और हाँ, बच्चा अभी तक नहीं आया और नहीं हमें आया। परेशानी है कि कहीं लेके तो नहीं चला गया, तो कोर्ट जो है फिर वो बेलिफ के थ्रू बच्चा रिकवर करता है, और फिर जो जिनके पास वो कस्टडी है उनको वो हैंड ओवर किया जाता है बच्चा। बहुत अच्छा, बहुत एक्सप्लेन किया आपने इसको, बहुत वो करा। अच्छा सादिया, आप मुझे बताएं, जब ये कस्टडी का और ये इस तरह के मेंटेनेंस वगैरह के केसेस होते हैं, इसमें बच्चों की राय मैटर करती है? मतलब कोर्ट क्या बच्चों से पूछती है कि आप किसके पास रहना चाहते हो? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, बस वो एक एज फैक्टर देखते हुए माँ को दे दिया, या फादर की फाइनेंशियल देखते हुए फादर को दे दिया, लेकिन बच्चे उस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होते। तो क्या बच्चों की राय मैटर करती है इस तरह के केसेस में? देखिए, कस्टडी के मैटर में टोटली बच्चों का स्टेटमेंट जो होता है, सिर्फ बच्चों के स्टेटमेंट पे कस्टडी जो है डिसाइड नहीं हो सकती। सर। एक पार्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये कि बच्चे ने स्टेटमेंट दे दिया। फॉर एग्जांपल देखिए, एक ये नॉर्मल बात है कि बच्चा अगर माँ के साथ रह रहा होगा जी, ना, जी। तो वो महीने में एक बार फादर से मुलाकात कर रहा है, ऐसे ही। ठीक है, मीटिंग जी, में, जी। तो बच्चा जिसके साथ है वो उसकी ज़बान बोलेगा। ये तो चीज़ है। तो है, ये जी, एक जी। नेचुरल चीज़ है। तो इसलिए कोर्ट जो होती है, एक पार्ट तो हो सकता है, लेकिन टोटली उनके स्टेटमेंट पे Depend। डिसाइड नहीं कर सकती। लेकिन जैसे वही बात है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चों की एज, फॉर एग्जांपल बलूगत से ज़्यादा, लड़की की एज बलूगत हो गई और जी, उससे जी। ज़्यादा है। इसी तरीके से जो बेटा है उसकी एज 10 साल 12 साल से ज़्यादा है, जिसमें ये फैक्टर कम होगा कि वो जी माँ के साथ है तो माँ की ज़बान बोलेगा, या बाप के साथ है तो बाप की ज़बान बोलेगा, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर वहाँ हो सकता है। सही। लेकिन बच्चे माइनर है, फॉर एग्जांपल 7 साल से 10 साल के बच्चे या 12 साल, बच्चे तो जी, बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसे। उनका टोटल स्टेटमेंट पे कभी भी जो है कस्टडी डिसाइड नहीं होगी, बल्कि वही देखा जाएगा। क्योंकि कोर्ट का देखें, कोर्ट जो होती है ऑब्जर्व करती है तमाम चीज़ें, तो वो पूरी एविडेंस कंडक्ट करने के बाद, ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद फिर डिसाइड करते हैं। यानी नॉर्मली हमसे ये, जब हमारे पास केसेस आते हैं तो कहते हैं कि भाई बच्चा तो ये बयान दे देगा, हाँ। तो सिर्फ बच्चे के बयान पर अगर होने लगे कस्टडी डिसाइड, तो फिर तो जिसके साथ बच्चा होगा उसको कस्टडी मिल उसको जाएगी। कस्टडी। तो ये सब पार्ट ऑफ एविडेंस होता है, इस पे डिसाइड नहीं होता नहीं। टोटली। तो सही। अच्छा, अब थोड़ा-सा हम लोग चाहते हैं अपने ज़रा उसकी तरफ भी। एक सेक्शन हैबियस कॉर्पस 491 अक्सर गार्डियन वार्ड के केसेस के अंदर लगता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको थोड़ा-सा ब्रीफली डिफाइन करें हमारे ऑडियंस के लिए, जिनको पता हो, जो इस तरह के केसेस में उलझे हुए हैं और वो नहीं फिगर आउट कर पाते कि व्हाट नेक्स्ट वाला एक हो जाता है, उसके से रिलेटेड आप दोनों की मैं राय चाहूँगी। देखिए, सेक्शन 491 जो है सीआरपीसी, हैबियस कॉर्पस, इसका जो डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसमें यह है कि किसी भी, अगर हम उसको वाइडर पैरामीटर में देखते हैं, कि किसी भी शख्स को ज़बरदस्ती डिटेन कर लिया जाए, रोक लिया जाए, ठीक है, और उसको नज़र बंद कर दिया जाए, और मुलाकात नहीं हो रही हो सामने से, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं हैबियस कॉर्पस। फॉर एग्जाम्पल, अब हम जैसे कस्टडी की बात कर रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे बच्चे को छीन लिया बाप ने माँ से और जी अपने पास रख लिया। अब बच्चे से मुलाकात नहीं हो पा रही माँ की। एक नॉर्मली जब होता है, जब आपस में लड़ाई हुई, जी बच्चा छीन लिया और माँ को घर से निकाल दिया। अब माँ कहती है, अब माँ के पास रेमेडी है कि वो गार्जियन वार्ड में जाने से पहले 491 को अडॉप्ट करें। सही। अब क्या होता है, इन्होंने 491 में जनाब आपने पिटीशन फाइल कर दी है, फास्टेस्ट तरीका है और इसमें बहुत जल्दी
कस्टडी मिल Custody जाती मिल है। तो 491 जैसे ही फाइल की उसमें थ्रू एसएचओ नोटिस चला जाता है पार्टी को कि बच्चे को लेकर कोर्ट में हाजिर हो जाए 24 घंटे के अंदर। जी डेट हो गई, वो सामने आ गए। अब वहाँ जज पूछता है और ये सारी चीज़ें देखता है कि बच्चे की एज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अंडर हजानत है, हजानत पीरियड यानी बेटा अगर 7 साल जी, और जी। बेटी बालिग ना हो, सर तो अगर ये अंडर हजानत है तो कोर्ट इस पे कोई बहुत ज़्यादा जिरा नहीं करती और नॉर्मली 90% कस्टडी जो होती है वो माँ को देती है। हाँ ठीक ऐसे है, ही। हजानत जी, जी, में। बिल्कुल और ऐसे। इसी तरीके से अगर हजानत ना हो, ठीक है, बच्चे बड़े हों, तो स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बच्चों important का है। वैल्यू और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि इसमें जो टाइम पीरियड है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। सर फॉर एग्जाम्पल अब माँ जो है, बच्चे छीन लिए बाप ने और माँ आ रही है 2 साल बाद, जी हैबियस कॉर्पस फाइल कर रही है, बिल्कुल तो वहाँ पे कोर्ट, बच्चे भले अजानत में भी होते हैं तो वहाँ कोर्ट कहती है कि भाई इतने टाइम में इन्होंने तो बच्चे को पाल लिया, सही बात। आप 2 साल कहाँ थी? तो फिर वो कहते हैं अब आप गार्जियन कोर्ट जाइए, हम इसमें आपको कस्टडी नहीं देंगे। तो सही, इसमें सही। टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, important। इसमें डिले नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही बात करिए। अक्सर ऐसी होता है कि इतने टाइम बाद याद आता है कि बच्चे की जी, कस्टडी जी, चाहिए जी, 490 वाला। आपका इसमें कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब क्या आप इसमें देखिए हेबियस कॉर्पस में जैसे बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि बंदे को डिटेन कर लिया जी। गया, ठीक है, जैसे बच्चों का इन्होंने जिक्र बिल्कुल। किया। तो कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि कोर्ट से बच्चे रुजू करके ले लिए जाते हैं, बेलिफ वगैरह जाते हैं, रिकवर करते हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं कि ईगो पर इतना मामला ले लिया जाता है दूसरी तरफ से कि वो चाहे कोर्ट की जेल में भी चले जाएं, हाँ, मार खा रहे हैं, लेकिन बताएंगे नहीं कि बच्चा कहाँ है। बच्चा का है, तो सही। ऐसे मामले में मेरा ये ख्याल है कि लॉयर को ये सोचना चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जहाँ से हमें ये इल्म हो सकता है कि बच्चा बिल्कुल। रिकवर हो सकता है। तो मेरे पास एक केस था जो बच्चा शायद कुछ महीनों का होगा, मदर फीड पर था, वाले लेके चले गए। चलिए। उस वक्त हमारे पास केस नहीं था और जब वो बच्चा 2 साल का हो चुका था तब तक वो कहीं और केस चल रहा था। फिर उनकी वालदा मेरे पास आई तो उन्होंने जिक्र किया कि इस तरह है कि हमने चाचा को भी जेल करवा दी, वालिद को भी करवा दी, ये बच्चा हमें नहीं दे रहे हैं। मैंने फिर कुछ ऐसे सेक्शंस लगाए जिसमें मैंने उनके बहनोई को नॉन वेनेरेबल वारंट्स इशू करवाए, सही। क्योंकि मैंने कहा देखें आप लोगों से उनको कोई मसला नहीं, आप लोग मारे खा चुके हैं, उनको कोई इसकी फिक्र नहीं है, लेकिन जब अपनी बेटी के घर पर बात जाएगी ना तो फिर देखिएगा कैसे बच्चा आता है। मैंने कहा वो नहीं बताएंगे तो जो बहनोई है उसकी वालदा बताएगी, उसकी बहन बताएगी, कहीं से तो कोई खबर मिलेगी कि हमारा बच्चा कहाँ है। तो जैसे हमने नॉन वेलेबल वारंट्स इशू करवाए, यकीन करें अभी मैंने कोर्ट से इशू करवाए हैं, 2 घंटे में ऑफिस गई हूँ, कॉल आ गई जी बच्चा कोर्ट में हाजिर हो चुका है, मैम आइए रिकवर करवाने। मैंने वालदा को कॉल किया और मुझसे पहले वो वालदा वहाँ मौजूद थी। वही कह रही मैं, दैट इज रियली अ स्मार्ट मूव। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट और आजकल इसका मैं समझती हूँ रुझान बहुत है एंड इट्स गुड, को पेरेंटिंग या शेयर कस्टडी जिसे कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि इसका क्या असर होता है बच्चे के देखिए जी, ऊपर? शेयर्ड कस्टडी बेसिक ये है कि दोनों वालिदैन मिलकर कस्टडी उसकी अटेन कर रहे हैं, मतलब 15 दिन वालिद के पास, 15 दिन वालदा के पास, या जो भी उनके आपस में म्यूचुअल डिसाइड होता है कि इतने दिन इसके पास, लेकिन एक डेज डिसाइड कर लिए जाते हैं कि इतने दिन माँ के पास और इतने दिन बाप के पास, ये शेयर्ड कस्टडी होता है। ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम फॉलो किया जाता है, क्योंकि जब तलाक होती है या सेपरेशन होती है तो एक दूसरे के किरदार पर इतनी बातें और कीचड़ उछाला जाता है कि शेयर्ड कस्टडी का फिर वहाँ पे तो मौका ही नहीं मिलता हमें। जबकि जब माँ बाप अलग होते हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि बच्चे की जो वेलफेयर है वो इसी में है कि दोनों माँ बाप मिलकर पेरेंटिंग करें, क्योंकि बच्चा जो है उसे वालिद की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी वालदा की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ होता ये बहुत कम है शेयर्ड कस्टडी का, लेकिन होना ज़रूर चाहिए अगर वालिदैन समझ सके इस बात को। ये बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब वैसे आजकल को पेरेंटिंग का रुझान वैसे बढ़ता जा रहा है और मेरे ख्याल से ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द किड्स ना, उनका तो कोई कसूर नहीं है। जैसे मैं प्रोग्राम के शुरू में कहा कि वो रोलर कोस्टर लाइफ बन जाती है एंड इट्स सो ट्रू। सादिया, आपका क्या ख्याल है इसको पेरेंटिंग के बारे कि मैं इसमें एक चीज़ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए तलाक और खुला जी जो होती है वो हस्बैंड और वाइफ में होती है, माँ बाप के बीच में नहीं होती। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब हम कोर्ट में आते हैं, बच्चों के लिए मीटिंग होती है, इंटीरियम कस्टडी के लिए मीटिंग के लिए आते हैं, तो आप यकीन करिए कि जज के सामने इस तरह की लड़ाई झगड़े जाते हैं
उन्होंने मुझे घूर लिया, उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया, वो मुझे घूर रहा था, इस तरह की बातें। यानी आप आंखों को भी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे तो हैं। यहाँ पे तो किस तरीके से आप शेयर को पेरेंटिंग कर Co-parenting लेंगे, नहीं हो करेंगे। सकता। मतलब शक्लें देखने के रवादार नहीं होते पेरेंट्स, और ये इसमें मसला। कितनी वैसी बात है कि जो टाइम आपको बच्चे के साथ मिल रहा है, एक तो आप एक तरफ तो आप कस्टडी और मीटिंग और विजिटेशन राइट्स की बात करते हो, और जब आपको वो राइट्स मिल जाते हैं, वो विजिटेशन टाइम मिल जाता है, बच्चे के साथ अच्छा या एक मोमेंट बनाने के बजाय आप ब्रीफिंग करना शुरू कर देते हो, बैड ब्रीफिंग, नेगेटिव, मदर है तो फादर, फादर है तो मदर के खिलाफ। तो ये वाली चीजें जो बच्चे के, और ये पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि आप जो नेगेटिव वाइब्स उनमें डाल रहे हो, वो अल्टीमेटली आपके ऊपर ही फायर बैक होती हैं, आज नहीं तो कल जरूर बिल्कुल होगी। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। वेल बहुत अच्छी डिस्कशन रही, आई डोंट वांट टू एंड दिस डिस्कशन, और हमारे पास सवाल भी अभी काफ़ी बाकी हैं, बट टाइम हमारा जो है वो ख़त्म हो गया है आज का, एंड इट्स रियली गुड टॉकिंग टू यू गाइज। थैंक यू सो मच सादिया फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच अस्मा फॉर कमिंग, एंड आई नो आप लोगों का टाइम कितना इंपॉर्टेंट है और आप लोग कितने उससे आए हो यहाँ पे, सो थैंक यू सो मच। वेल आई होप आप लोगों ने आज बहुत ज़्यादा इस कस्टडी ऑफ अ माइनर के हवाले से काफ़ी कुछ अवेयरनेस हासिल की होगी। बस मेरा छोटा सा पैगाम है उन पेरेंट्स के लिए कि बिफोर यू टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन, आप जब भी कोई डिसीजंस लेते हैं, आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, वो सही है या गलत वो एक डिफरेंट बहस है, लेकिन फिर भी ये जो बच्चे हैं वो बहुत मासूम होते हैं। अगर आपके डिफरेंसेस हो भी गए हैं, अगर आप लोग अलग हो भी गए हैं, उन बच्चों को मत छोड़िए, उन बच्चों का साथ कभी मत छोड़िए। और जैसे हमने लास्ट में एक बात करी को पेरेंटिंग की, तो मैं चाहूँगी कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो बहुत वाइसली डिसीजन लिया जाए, और को पेरेंटिंग के ऊपर इस कल्चर को मेरे ख्याल से बढ़ावा देना चाहिए। इसी के साथ आज का प्रोग्राम हमारा अख्ताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। और आज उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, हमारी स्क्रीन पे जो है ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी आपके साथ शेयर किया जा रहा है। कोई भी आपकी राय हो, कोई भी क्यूरी हो, आप ज़रूर उसके ऊपर हमसे रब्ता कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़।